हेलो स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास का हम हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। कौन सा बच्चे? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है हमारी सेल की, न्यूक्लियस। इसको हम कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं कि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सेल जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है उन सबको कंट्रोल कौन करता है बच्चे? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो हम न्यूक्लियस को क्या कहेंगे? इट इज़ द कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इट इज़ द कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। ओके बच्चे, ठीक है। क्यों कहेंगे कंट्रोल हाउस? मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये सभी की सभी एक्टिविटी सेल्स की जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आपके पास एक यहाँ पर वेल एक्सप्लेन्ड, ठीक है, वेल डिस्क्राइब्ड, वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर है आपके पास किसका? न्यूक्लियस का। इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपकी ऑर्गेनेली न्यूक्लियस की यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इसको बहुत अच्छे से आप अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे और वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या होता है, जिस तरीके से हमारा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक उसी तरीके से बच्चे जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप से कवर होता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियस किससे कवर होता है? न्यूक्लियर एनवेलप से कवर होता है, कवर्ड विद न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये सबसे पहली बात है। अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये कैसे बना है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होती हैं? 2 लिपोप्रोटीन की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है ना, हमने पढ़ा था वहाँ पर। ठीक है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, वैसे ही यहाँ पर 2 लिपोप्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती हैं। आउटर लेयर, इनर लेयर, और दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल। ठीक है, जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो ऑर्गेनेली होती है राइबोसोम्स। एंड राइबोसोम इज द ओनली ऑर्गेनेली बच्चे विच इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होगी? इसकी रफ होगी, किसकी? न्यूक्लियस की। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है बच्चे? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। यहाँ आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चे? राइबोसोम्स हैं। ठीक, और कभी कभार क्या होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूस होती है हमारी एक और ऑर्गेनेली के साथ, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या बोलते हैं बच्चे हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, ये हमारी ऑर्गेनेली है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक, कैसी ऑर्गेनेली है ये? हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, कभी कभार जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसके साथ कॉन्टिन्यूस होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, ये जैसे यहाँ पर मैंने बना रखा है। ठीक है, अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो इसका सरफेस कैसा होगा? रफ होगा, और इसको हम क्या बोल देंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोल देंगे, यानी कि RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होगा, जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की वो कवर तो होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, लेकिन उस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो वो स्मूथ होगा, तो उसको हम कह देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि SER। SER में S स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंड RER में R स्टैंड्स फॉर रफ, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्लियर है बच्चे आउटर मेम्ब्रेन की इतनी बातें कि हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप है बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक वैसे ही जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, 2 लिपोप्रोटीन लेयर्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के स्पेस को क्या बोला? पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आइदर रफ और स्मूथ। क्लियर है इतनी बात बच्चे? ठीक है, अब इस न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में कहीं कहीं क्या प्रेजेंट है बच्चे? पोर्स प्रेजेंट है, यानी कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो कैसा है? पोरस इन नेचर है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ
मटेरियल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर पोर है उसका क्या फंक्शन है? न्यूक्लियर पोर इज प्रेजेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स के एक्सचेंज के लिए न्यूक्लियर पोर जो है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कहाँ पर है बच्चे न्यूक्लियर पोर? ये रहा न्यूक्लियर पोर, जैसे ये वाला दिखाया आपको, ये वाला पार्ट, ये दिखा ना खाली पार्ट मेम्ब्रेन के बीच में, ये न्यूक्लियर पोर है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये खाली पार्ट दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से जो मटेरियल है वो अंदर और बाहर आता है न्यूक्लियस के। क्लियर है? न्यूक्लियर पोर का फंक्शन भी समझ आ गया, न्यूक्लियर एनवेलप समझ आ गया। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब हम बात करते हैं अंदर की। अंदर क्या है बच्चे? अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक वैसे ही जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्या होता है बच्चे न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा होता है? इट इज विस्कस फ्लूइड। कैसा होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म? विस्कस फ्लूइड होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है, हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का क्या है रोल? न्यूक्लियोलस भी एक डेंस बॉडी है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे न्यूक्लियस की बाहर न्यूक्लियर एनवेलप है, एक कन्फाइंड, एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, वैसे न्यूक्लियोलस में नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियोलस इज विदाउट एनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इसकी कोई अपनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियोलस की। तो ये आप पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर कि न्यूक्लियोलस की अपनी कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, दैट इज विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज विदाउट व्हाट बच्चे? विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस वो पार्ट है न्यूक्लियस का जहां पर क्या होता है बच्चे? जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, न्यूक्लियोलस कौन सा पार्ट है न्यूक्लियस का? जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्लियर है? अब ये न्यूक्लियोलस इस क्रोमेटिन थ्रेड से भी अटैच है। ठीक है, न्यूक्लियोलस किससे अटैच है? इस क्रोमेटिन थ्रेड से अटैच है। क्या होगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा? ठीक है, यानी कि जब नॉन डिवाइडिंग फेज होगा सेल का, तब ये न्यूक्लियोलस हमें क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, जब सेल डिवाइड नहीं करेगा तब न्यूक्लियोलस हमें क्लियरली विजिबल होगा। लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पर, बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस न्यूक्लियोलस गेट डिसइंटीग्रेट, ये जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, इस बात को भी हम नोट करेंगे। तो इसको लिखते हैं हम, पहले आप ये देखिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए बच्चे, फिर मैं इसको रब करती हूँ। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया कि जो न्यूक्लियोलस है वो क्या है बेटा जी? बताइए। न्यूक्लियोलस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स। ठीक, एंड न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग फेज, ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग फेज इट इज क्लियरली विजिबल। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होगा? क्लियरली विजिबल होगा एट द टाइम ऑफ नॉन डिवाइडिंग फेज। ठीक है, बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पर, बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट गेट्स डिसइंटीग्रेट्स, इट गेट डिसइंटीग्रेट्स, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये जो हमारा न्यूक्लियोलस है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और इसकी कोई अपनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियोलस। अब सेकंड थिंग आती है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, इस क्रोमेटिन मटेरियल को हम क्रोमेटिन रेटिकुलम भी बोलते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है और बायो में हम नेटवर्क के लिए टर्म यूज करते हैं रेटिकुलम। ठीक है, तो इस क्रोमेटिन नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन रेटिकुलम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? क्रोमेटिन रेटिकुलम। ठीक है,
इसके साथ भी ठीक वैसे ही होता है, जब तक जो सेल है नॉन डिवाइडिंग फेज में पड़ा हुआ है तब तक तो ये क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे ही एंटेंगल्ड रहेगा, एक दूसरे के साथ उलझा रहेगा। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करेगा उस टाइम पर ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या करेगा बच्चे, ये जो है कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होके स्मॉल रोड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो हम लिखेंगे कि ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पर क्या होगा, इट गेट कंडेंसेस, ये कंडेंस हो जाएगा, इट गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म स्मॉल रोड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चे, तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये क्या करेगा, सेल डिवीजन के टाइम पर ये कंडेंस हो जाएगा और क्या बना लेगा, रोड लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ व्हाट, 2 क्रोमेटिड्स। ध्यान में रखेंगे, ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ व्हाट बच्चे, 2 क्रोमेटिड्स। 2 क्रोमेटिड्स से मिलकर क्या बनता है, एक क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में भी हम अभी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके बच्चे नोट कीजिए इसको। ठीक है, हो गया ये। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, किसकी बात आती है, क्रोमोसोम की। किसकी आती है, क्रोमोसोम की। अब हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम को। ठीक है बच्चे, तो हमारा जो क्रोमोसोम होता है, मैंने बता दिया आपको कि ये क्रोमोसोम क्या है, क्या है ये क्रोमोसोम, 2 क्रोमेटिड्स का बना होता है। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है बच्चे, जीन्स प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जीन्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, कि कब होनी है, कितनी होनी है। सेकंड थिंग, ये जीन्स क्या करती हैं, कैरेक्टर को भी ट्रांसफर करती हैं, यानी कि जो कंट्रोल है कैरेक्टर्स का, हमारी बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर है उनकी डेवलपमेंट पे जो कंट्रोल है वो भी कौन देख रहा है, जीन्स देख रही हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, जीन्स। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है, एंड कैरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑल्सो कंट्रोल, क्या करती है ये कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ, ऑल्सो कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है बच्चे, अब ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, इस न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, हमारा आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनए, आरएनए और बहुत सारे प्रोटीन्स, ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं किसके अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, और इस क्रोमेटिन मटेरियल में भी क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, हमारा डीएनए प्रेजेंट है। तो डीएनए क्या हो गया, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है बच्चे, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक या फिर हेरेडिटरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हेरेडिटरी मटेरियल। हेरिडिटी का मतलब ही क्या होता है, जो कैरेक्टर 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होते हैं उसको हेरिडिटी बोलते हैं। तो वो कैरेक्टर को पास ऑन कौन करवा रहा है, डीएनए। तो डीएनए क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, हेरिडिटरी मटेरियल हो गया। और जीन्स क्या होगी, जो वो इंफॉर्मेशन कैरी कर रही हैं, जो कंट्रोल कर रही हैं डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स पे, वो जीन्स हो गई हेरिडिटरी यूनिट्स। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे, जीन्स क्या हो जाएंगी, हेरिडिटरी यूनिट्स। DNA is hereditary material while genes are hereditary units.
ठीक है। एंड क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट हैं और पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही आता है। हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। तो पेयर कैसे बनता है एक इंडिविजुअल में? एक क्रोमोसोम आता है मदर से, एक क्रोमोसोम आता है फादर से, और वो क्रोमोसोम पेयर टुगेदर हो जाता है किसमें? एक नए जाइगोट में जो बनता है। ठीक है, तो क्या होगा? तो ये क्रोमोसोम ही तो जीन्स को लेकर आ रहा है ना, सोर्स तो क्रोमोसोम ही है। तो क्रोमोसोम क्या हो गए? क्रोमोसोम्स आर दी हेरिडिटरी व्हीकल्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या कहलाएंगे? दीज आर हेरिडिटरी व्हीकल्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या हो गए? हेरिडिटरी व्हीकल्स हो गए। क्रोमोसोम्स आर दी हेरिडिटरी व्हीकल्स। इतनी बात क्लियर है कि क्रोमोसोम क्या है? हेरिडिटरी व्हीकल्स हैं जो उन जीन्स को कैरी कर रहे हैं। और जीन्स क्या कैरी कर रही हैं? उस इंफॉर्मेशन को कैरी कर रही हैं, ठीक है, जो ट्रांसफर होनी है कैरेक्टर को लेकर। तो जीन्स क्या हो गई? हेरिडिटरी यूनिट्स हो गई। ठीक है, और डीएनए क्या हो गया? जेनेटिक मटीरियल। डीएनए हो गया हेरिडिटरी हमारा मटीरियल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चे आपको? इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको आगे क्रोमोसोम के बारे में और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी थोड़ी। इसको नोट कीजिए बच्चे आप। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें पता लग गया कि हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, हेरिडिटरी यूनिट्स क्या हैं और हेरिडिटरी व्हीकल्स क्या हैं। तो इन तीनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, तो पूछ लेंगे क्रोमोसोम, डीएनए और अपनी जीन्स एंड नन ऑफ द अबव। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? डीएनए आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्रोमोसोम हमेशा क्या होंगे? पेयर में प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन पेयर्स। ठीक है, और होगा क्या? जो ये क्रोमोसोम नंबर है ये हर स्पीसीज का हर एक सेल में क्या रहेगा? सेम रहेगा और फिक्स होता है। ठीक है, हर सेम स्पीसीज का जो क्रोमोसोम नंबर है हर एक सेल में वो क्या रहता है? फिक्स रहता है, सेम रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? बताइए। 23 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। ठीक, वैसे ही जो पी प्लांट होता है, ठीक है, पी प्लांट हम पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस में। मेंडल ने यूज़ किया था पी प्लांट को, ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए। तो पी प्लांट में कितनी होती हैं? 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं। ठीक, वैसे ही ड्रोसोफिला जो होती है हमारी फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, इसके अंदर कितने होते हैं क्रोमोसोम के पेयर? 4 पेयर होते हैं इसमें क्रोमोसोम्स के। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल हैं कि किसमें कितने क्रोमोसोम पेयर हैं, ये आप नोट करेंगे। क्लियर है बच्चे? अब ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर क्या है बच्चे? जिसके अंदर पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं डिप्लॉयड। ठीक है, और जो हमारे गैमेट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जैसे मेल गैमेट है तो उसके अंदर मेल क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फीमेल गैमेट है तो उसके अंदर फीमेल क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे फीमेल वाले। तो क्या होंगे? ये हैप्लॉयड होते हैं। क्लियर है? डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल में डिफरेंस समझ आ गया आपको? ऐसा इंडिविजुअल जिसमें पेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे उसको हम डिप्लॉयड बोलेंगे, और ऐसे गैमेट्स जिनमें क्या होगा? एक ही क्रोमोसोम होगा उसको हम क्या बोल देंगे? हैप्लॉयड बोल देंगे। इसको नोट कीजिए, फिर उस बात को भी मैं आपको बताती हूँ। नोट कीजिए इसको। ठीक है, लिखेंगे कि इंडिविजुअल्स, क्या लिखेंगे? इंडिविजुअल्स विद व्हाट बच्चे? इंडिविजुअल्स विद पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं उनको बच्चे? डिप्लॉयड बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं 2n से। n इज द क्रोमोसोम नंबर एंड 2 स्टैंड्स फॉर उसका डिप्लॉयड नेचर। ठीक है, 2n बोलते हैं। और जिसमें सिंगल क्रोमोसोम होगा
जैसे एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जैसे गैमेट्स के अंदर, तो वो क्या कहलाएंगे बच्चे? हैप्लॉइड। वो क्या कहलाएंगे? हैप्लॉइड कहलाएंगे। इसको डिनोट करेंगे सिंपल हम एन से। क्लियर है? और मियोसिस के टाइम पर क्या होता है, यही हर इंडिविजुअल से डिप्लॉइड वाला किस में चेंज हो जाता है? हैप्लॉइड में। 2n से n बनता है और फिर n और n मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की क्या होती है? फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है और वो क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसको भी नोट करेंगे आप। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ हमने स्टडी किया कि न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ा, क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में पढ़ा हमने, सेल डिवीजन के टाइम पर और नॉन डिवाइडिंग फेज में कैसे होते हैं न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल, वो भी पढ़ा है हमने। इस न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में पढ़ा है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और दोनों के बीच का स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर पोर्स के बारे में पढ़ा था हमने कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए होता है ये। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो आज का टॉपिक हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है सेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए एक नया टॉपिक 9th क्लास का, सेल चैप्टर का, वो होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, आज हमने न्यूक्लियस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे। मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं और एक विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। इन तीनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।